हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद हार्दिक में। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और कोविड-19 जैसी महामारी से बचे हुए होंगे। सो प्लीज़ स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। और इस कोर्स के अंदर हम 10th क्लास की एनसीईआरटी जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने 5 लेसन डिस्कस कर लिए थे। अब हम 6th लेसन स्टार्ट किया हुआ था और लेसन की हेडिंग आप जानते ही हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। इससे पहले इस लेसन की 2 पार्ट्स आए थे जिसके अंदर हमने स्टडी किया था कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन किन के बेसिस के ऊपर होता है, और एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। तो अब हम इसमें पार्ट 3 के बारे में पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय मी हार्दिक गौतम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, ऐसा सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसे आप जरूर प्रेस कर दें। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, आप मुझे इन सोशल मीडिया की साइट्स के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्रीज जिसके अंदर क्या केमिकल्स का प्रोडक्शन होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया आज केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अगर हम हमारी जीडीपी की बात करें तो हमारी जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 3% कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? केमिकल इंडस्ट्रीज से आता है। ओके, और इसके अंदर क्या लार्ज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्रीज दोनों ही इंक्लूडेड हैं। ओके, केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर क्या होता है? 2 टाइप्स की ग्रोथ होती है। एक तो होते हैं रैपिड ग्रोथ में कौन कौन सी होती है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर्स। ऑर्गेनिक क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? आपने साइंस की क्लासेस में स्टडी किया होगा। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? कार्बन और कार्बन के से जो रिलेटेड कार्बन, हाइड्रोजन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो बाकी रिमेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो अगर हम इनऑर्गेनिक सेक्टर्स में बात करें तो क्या क्या आते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम किस में यूज़ करते हैं? फर्टिलाइजर्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में और डाइज में। फिर आता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? फॉर्मूला उसका होता है HNO3। ओके, ऐसे ही क्या होता है? सोडा ऐश, जिसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ग्लास में, सोप्स में और पेपर्स में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्गेनिक सेक्टर। ऑर्गेनिक सेक्टर में क्या होता है? जो हम पेट्रोकेमिकल्स यूज़ करते हैं, जो हम कहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, ड्रग्स और रबर्स यूज़ करते हैं। ओके, ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स कहाँ पे जनरली लोकेटेड होते हैं? जहाँ पे ओल्ड रिफाइनरीज होती है या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स होते हैं। ओके, अब क्या होते हैं? ये जो केमिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरी फर्दर प्रोसेसेस के अंदर जाते हैं जिससे हम क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और एग्रीकल्चर में उसका डायरेक्टली यूज़ करते हैं। ओके, और मार्केट्स में हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई भी मान लो पेट्रोलियम की रिफाइनरी है। अब यहाँ से क्या होगा? पेट्रोल रिफाइन होगा, उसके आसपास क्या होंगी? दूसरे ऑर्गेनिक सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज होंगी। ओके, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री की। फर्टिलाइजर्स क्या होती हैं? जो हम क्या उर्वरक या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और जहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं हम उनको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री। ओके, और जनरली इनका जो मेन फंक्शन, मतलब जो इनका मेन प्रोडक्शन कौन सा होता है? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजिनस में भी मेनली कौन सा? यूरिया। ओके, तो उसके अलावा कौन कौन से? फोस्फेटिक फर्टिलाइजर्स और अमोनियम फोस्फेट का भी प्रोडक्शन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? DAP। ओके, जो हम अगर बात करें पोटाश की तो पोटाश क्या होता है? वो पूरा का पूरा क्या होता है? फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है कि हमारे कंट्री में पोटाश को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके। अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स की, जो भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन होता है, उनकी प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया उसमें कौन से रैंक पे आता है? 3rd रैंक पे। ओके, अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में 57 फर्टिलाइजर्स हैं जो जिनका मेन प्रोडक्शन किसका होता है? नाइट्रोजिनस और उसके कॉम्प्लेक्सेस का। उसमें से 29 क्या यूरिया की प्रोडक्शन के अंदर मेन वर्क करती हैं इंडस्ट्रीज, और 9 किस में वर्क करती हैं? अमोनियम सल्फेट इंडस्ट्रीज में। ओके, ऐसे अगर हम बात करें जो गुजरात है, गुजरात के अंदर एक प्लेस है, क्या है? हजीरा। हजीरा में क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स हैं। वहाँ पे क्या होता है? कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो मेन कॉरपोरेशन है इंडिया का फर्टिलाइजर्स का, वो कहाँ पे है? हजीरा, गुजरात के अंदर, जिसके अंदर जो 10 पब्लिक सेक्टर के अंदर इंक्लूड और 1 किसके अंदर आता है? कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है सीमेंट इंडस्ट्री।
सीमेंट इंडस्ट्री अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, देखो हमारे घर की बिल्डिंग से लेके हम डैम्स बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं, उन सब में सीमेंट का यूज़ हो जाता है। ओके, अब इसके लिए क्या रॉ मटेरियल यूज़ होता है, लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या क्या यूज़ होता है, लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम। ओके, अब इसके लिए क्या कूल और इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन की। और अगर हम बात करें ये कहाँ पे जनरली इंडिया में अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात में। गुजरात में क्यों, क्योंकि गुजरात से जो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है उसको हम कहाँ दे देते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में। जो हमारी यहाँ पे इस साइड जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ लाई करती है वहाँ पे हम इनको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ओके, अगर हम बात करें इंडिया में जो फर्स्ट सीमेंट प्लांट है वो कहाँ पे लगा था, चेन्नई में। कब, 1904 में। ओके, अब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन और डी कंट्रोल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा पॉलिसीज़ इसके फेवर में होती है उतनी ज़्यादा सीमेंट इंडस्ट्री क्या करती है, बूम करती है। और कितनी ज़्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी है, कितनी बढ़िया प्रोसेसिंग है, उसी के ऊपर हमारी प्रोडक्शन को डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नाम से पता चल रहा है, ऑटोमोबाइल जो अपने आप चलते हो, मतलब जो व्हीकल्स हम यूज़ करते हैं उस इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जहाँ पे कार की प्रोडक्शन होती है, बाइक की प्रोडक्शन होती है। ओके, तो हम किसके में यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में। कोई सामान को हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, या फिर किसी पैसेंजर को, किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम क्या ऑटोमोबाइल्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ट्रक्स का, बसेस का, कार्स का, मोटरसाइकिल्स का, रेलवेज़ का, इन सब का हम यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम देखें कि लास्ट 15 ईयर्स के अंदर, तो लास्ट 15 ईयर्स के अंदर क्या हो, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है वैसे वैसे क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ग्रो की है। ओके, अब क्या जैसे जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो की है तो उसके कारण क्या हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या है, इन्वेस्ट किया, जिसके कारण क्या हुआ, ग्लोबल डेवलपमेंट हुई है। मतलब हर किसी की, हर कंट्री की डेवलपमेंट हुई है। ओके, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे दिल्ली में, मुंबई में, गुरुग्राम में, जमशेदपुर में, कोलकाता में और बेंगलुरु में, और ऐसे मुंबई और पुणे में। ओके, अब हम नेक्स्ट सेक्टर की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इंडस्ट्री। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, ऐसी टेक्नोलॉजी से हमें क्या मिले, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल। अब इसके अंदर बहुत से रेंज प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टेलीविज़न, टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर्स। और ये कहाँ पे जनरली यूज़ होते हैं, टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, जिसमें ऐसे जब हम किस में यूज़ करते हैं, और वैसे इंडस्ट्रीज में जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। ओके, अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल किससे कहा गया इंडिया की, वो उससे कहा गया है बेंगलुरु को। ओके, उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी जहाँ प्लेस है जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर ग्रो कर रहा है, वो कौन कौन सी है, मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। ओके, अब इसके कारण क्या हुआ है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर के कारण क्या हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिली है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात क्या है कि इसमें अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किनको मिला है, वुमेन्स को मिला है। कितना, अप्रोक्सीमेटली 30%। ओके, अब ये जो सेक्टर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कंप्यूटर की अगर हम बात करें, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम छू सकते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो उसके इनर मटेरियल्स होते हैं। अब ये जितने ज़्यादा टेक्निकली डेवलप्ड होंगे उतनी ज़्यादा वो ग्रोथ करेगी। ओके, तो इस इंडस्ट्री में ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ग्रोथ किसके ऊपर डिपेंड करती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। अब देखो क्या हुआ, जैसे जैसे हमने ग्रोथ की है वैसे वैसे क्या पोल्यूशन भी धीरे धीरे बढ़ा है इंडिया के अंदर। अगर हम देखें इंडस्ट्रीज ने क्या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है, लेकिन साथ के साथ क्या हुआ, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अगर हम बात करें तो मेनली 4 टाइप्स का पोल्यूशन होते हैं। कौन कौन सा, एयर पोल्यूशन, वाटर, लैंड, सोइल। इसके अलावा और भी पोल्यूशन है, जैसे नॉइस पोल्यूशन हो गया, थर्मल पोल्यूशन हो गया। ओके, अब पोल्यूटिंग ये कैसे पोल्यूशन कॉज करते हैं, हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एयर पोल्यूशन में। एयर पोल्यूशन में क्या होता है, जब क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले जब कोई अनडिज़ायरेबल गैसेज,
जिनकी अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकी क्या अगर क्या हो जाती है, अमाउंट इंक्रीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हम उसे क्या कहेंगे, एयर पोल्यूशन। ओके, अब ये जनरली किसके थ्रू होता है, जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, रिफाइनरीज हैं, या फिर मान लो कोई भी पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब के कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। अब ये जो हमने पढ़ा अभी, गैसेज जब बढ़ जाती हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, अब ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, डस्ट भी हो सकती है, स्प्रे भी हो सकती है, मिस्ट भी और स्मोक भी। ओके, अब इसने क्या क्या इफेक्ट किया है, इसने ह्यूमंस और एनिमल्स, बिल्डिंग्स, एटमॉस्फेयर, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट किया है। आप जानते होगे ह्यूमंस में लंग्स की जो प्रॉब्लम होती है, या फिर जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, वो किसके कारण हो रही है, पोल्यूशन के कारण हो रही है। जो बिल्डिंग्स है वो ख़राब हो रही हैं। अगर हम बात करें हमारे जो एक मोन्यूमेंट है ताजमहल, वो किसके कारण ख़राब हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर उसमें पोल्यूशन के कारण वो ख़राब हो रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन किसके कारण होता है, जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या हो जाता है, डायरेक्टली वाटर में फ्लो हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, अब इस इंडस्ट्री ने क्या किया, इसका जो डायरेक्टली वेस्ट था, इसको बिना क्या किया, प्योर किए हुए, मतलब बिना उसको सही ढंग से किया हुआ, इसको क्या कर दिया, वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ दिया, जैसे रिवर के अंदर। तो ये क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन करेगा। ओके, अब ये जनरली किसके थ्रू होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री के थ्रू, पेपर पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, डाइज, फर्टिलाइजर्स, एसिड, पेस्टिसाइड्स, इन सब इंडस्ट्रीज़ के कारण क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में मेन सोर्स क्या है, मेन रीज़न क्या है इस पोल्यूशन का, जैसे फ्लाई एशेज, जैसे राख होगी, या फिर फोस्फोजिप्सम हो गया, या फिर जो आयरन और स्टील का जो बचा हुआ वेस्ट होता है, वो हम क्या करते हैं, कभी कभार क्या कर देते हैं, डायरेक्टली रिवर्स के अंदर फ्लो कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है। ओके, वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट आता है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, जब ये जो फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, हॉट वाटर को डायरेक्टली किस में, रिवर्स और पॉन्ड्स के अंदर फ्लो कर देती हैं, बिना उसको ठंडा किए। जैसे मान लो ये कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और यहाँ पे पास में क्या एक नदी फ्लो कर रही है। अब इससे जो वेस्ट निकलेगा, वेस्ट गर्म पानी होगा, वो क्या करती हैं, कभी कभार इंडस्ट्रीज इसको डायरेक्टली इस रिवर के अंदर छोड़ देती हैं। अब देखो क्या हुआ, एकदम से गर्म पानी क्या इस ठंडे पानी में जाएगा, तो क्या होगा, थर्मल पोल्यूशन होगा। इसके अंदर जो फिशेज़ रहती हैं, प्लांट्स रहते हैं, उनके ऊपर ये क्या बैड इफेक्ट कोज करेगा। अगर हम बात करें, इससे क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर भी कैंसर, या फिर जो बच्चे होते हैं उनमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, या फिर जो वुमेंस होता है उसमें क्या हो जाता है, मिसकैरेज होता है, मतलब गर्भपात हो जाना। ओके, और क्या क्या कारण है थर्मल पोल्यूशन के, या फिर सोइल डैमेज किस किस के कारण हो रही है। जैसे हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को डायरेक्टली, या फिर ग्लासेस को, या फिर जो कागज़ होते हैं उनको हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, सोइल के नीचे दबा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सोइल को डैमेज होता है। ओके, अगर हम बात करें, सोइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं। कैसे, जैसे मान लो रेन वाटर है, मान लो बारिश हुई, अब बारिश में जो पानी है वो क्या है, पोल्यूटेड है। अब वो क्या आएगा, धरती के ऊपर आया, अब धरती के ऊपर आएगा तो अर्थ क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो पोल्यूटेड वाटर के साथ पोल्यूटेंट्स किस में आ जाएंगे, सोइल के अंदर आ जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है, सोइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट आता है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, जब क्या होती है, अनडिज़ायरेबल साउंड एक हमें लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा सुनती है। अब इसके कारण क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें क्या होते हैं, थोड़ी बहुत तंग होते हैं, मतलब परेशान होते हैं, गुस्सा चढ़ता है, गुस्सा आने लग जाता है। और अगर हम और ज़्यादा सीवियर की बात करें तो हियरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहरापन हो सकता है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ओके, और अभी अगर हम देखें किन किन के कारण होता है ये ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन, जैसे व्हीकल्स हो गए, या फिर अगर हम बात करें कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, या फिर कोई इंडस्ट्री में वर्क चल रहा है, या फिर कभी कभार जो जनरेटर्स होते हैं, या फिर जो ड्रिल मशीन होती है, इन सब के कारण क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने ये स्टडी किया पोल्यूशन के बारे में, अब हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले वाटर की बात करें तो हमें वाटर को रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए, उसको दोबारा से दोबारा रीयूज़ और रिसाइकिल, ये 3R, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल, आपने इसके बारे में स्टडी भी किया होगा। वाटर को कंजर्व और कैसे कर सकते हैं हम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
आप जानते ही होंगे भी, मान लो ये क्या है, हाउस है। अब इसकी जो रूफ़ के ऊपर जो वाटर होगा उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे साइड में किसी टैंक के अंदर क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके अलावा जो थर्मल प्लांट से जो हॉट वाटर रिलीज़ हो रहा है उसको हम सबसे पहले क्या कूलिंग करेंगे, उसकी थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे उसको बिफोर लेक्स या रिवर्स में छोड़ने से पहले। ओके, अगर हम इसके अलावा भी देखें जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है, हम उसको 3 टाइप्स के अंदर क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, सबसे पहला आता है प्राइमरी। प्राइमरी में क्या होता है, मैकेनिकल। मैकेनिकल कैसे भी, मान लो ये क्या है, फ्लो कर रहा है, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फिजिकली देखेंगे, हम चेक करेंगे कोई स्क्रीनिंग करके, या फिर कोई जैसे पत्थर टाइप है उसकी हम क्या कर देंगे, ग्राइंडिंग कर देंगे, या फिर सेडिमेंटेशन कर देंगे। कोई भारी होगा तो वो ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएगा। सेकेंड आता है सेकेंडरी, मतलब जिसके अंदर हम क्या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का यूज़ करें। ओके, थर्ड आता है जिसके अंदर हम तीनों मेथड्स का यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल का। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा भी एनवायरनमेंट का जो हम पोल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो ग्राउंड वाटर है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। मान लो ये जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, कभी कभार हम क्या करते हैं, पंपिंग के थ्रू या फिर जो नीचे ट्यूबवेल है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, ग्राउंड वाटर को एक्सेस में निकाल लेते हैं। ओके, जिसके कारण क्या होता है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है। या फिर जो फैक्ट्रीज है उसके अंदर जो ब्लैक सूट निकलता है, मतलब जो काला धुआं निकलता है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें जो स्मोक स्टैक्स है उनको फिट करके, जो फैब्रिक फिल्टर्स है, स्क्रबर्स है और इनर्शियल सेपरेटर्स है, इन सबको यूज़ करके। ओके, और हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जो रिफाइनरीज होती हैं वहाँ पे हम कोयले का यूज़ ना करके ऑयल और गैसेस का यूज़ कर सकते हैं, जिसके कारण कम से कम पोल्यूशन हो। ओके, जनरेटर्स हो गए, साइलेंट जनरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि कम से कम नॉइज़ पोल्यूशन हो। और हम ऐसे थिंग्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो क्या नॉइज़ को एब्जॉर्ब करें। अगर हम पर्सनली बात करें तो मान लो हम कोई ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो हम ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं एक नोट दिया हुआ है एनसीईआरटी ने साइड के अंदर, उसने कहा एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है, एक मेजर प्रोवाइडिंग पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया के अंदर। अब ये फॉलोइंग स्टेप्स के अंडर वर्क करता है। इसका क्या क्या काम होता है, इसने क्या स्टेप्स बताए कि एक जो हमारे आसपास के इक्विपमेंट्स हैं उनको हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ओके, जो वाटर वेस्ट जनरेशन है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। ओके, और जो एनवायरमेंट पोल्यूशन है उसको हम कम से कम कर सकें। और इन सब से भी ज़्यादा ज़रूरी हमें क्या करनी चाहिए, फॉरेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब जंगलों को दोबारा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया कि क्या होते हैं और यहाँ पे हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो और ये लेसन समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ओके, एंड स्टे होम, stay safe.